हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हम अपना 4th चैप्टर पढ़ रहे थे और इस चैप्टर को इस चैप्टर से संबंधित 4 वीडियो अपने बन चुके हैं। आज 5वां दिन है तो 5वां वीडियो आज आपको डल जाएगा। अगर इससे पहले आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज ज़रूर कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रॉब्लम को सोल्व करवाइए। यदि किसी की छोटी प्रॉब्लम है, जैसे एक लाइन में आंसर देना है, 2 लाइन में आंसर देना है, ठीक है, या छोटी प्रॉब्लम है, 5-7 क्वेश्चन है एक साथ, तो वो प्रॉब्लम उसी टाइम पे सोल्व हो जाएगी। या मान लो कि किसी के आधे चैप्टर की प्रॉब्लम है, किसी के एक टॉपिक की प्रॉब्लम है, सर ये पूरा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो उसको भी मैं मैसेज के थ्रू क्या नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस चीज़ को। तो आपको सभी के जैसे ये चैप्टर अपना पूरा होता है, उस चैप्टर के बाद में प्रॉब्लम क्लास होगी। जिस स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम हम यहाँ सोल्व करेंगे, चाहे उसके लिए अपन को 1 वीडियो लगे, चाहे 2 वीडियो लगे, चाहे 3 वीडियो लगे। जितनी जिसकी प्रॉब्लम होगी सभी प्रॉब्लमों को अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अपना स्टार्ट करते हैं प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। प्रतिरक्षा के बारे में अपन ने पहले ही बात कर चुके हैं, तो इसमें अपन रक्त की बात कर रहे थे। रक्त की बात कर रहे थे तो रक्त में भी अपन ने WBC की बात कर ली और साथ ही साथ ABO समूह की बात कर ली। ABO समूह की भी बात कर ली अपन ने। और यहां देखिए, इसके अलावा मैंने आपको एक बताया था कि जो RBC होती है, RBC के ऊपर ऐसे झंडे नुमा संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें अपन एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। एंटीजन या क्या कहते हैं, प्रतिजन कहते हैं। और प्लाज्मा की भी बात कर ली थी अपन ने, प्लाज्मा में भी पाई जाती है। लेकिन इन प्रतिजन के अलावा एक और कारक पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं अपन, RH कारक कहते हैं। और ये जिसमें RH कारक पाया जाएगा उसे RH पॉजिटिव, और जिसमें RH कारक नहीं पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे अपन, RH नेगेटिव कहते हैं। अब देखिए, यहाँ जो विश्व की टोटल बात करते हैं तो 85% जो लोग हैं RH पॉजिटिव है, और जो बाकी के रिमेनिंग बचे हैं वो क्या है, RH नेगेटिव। तो देखिए, ये वाली कंडीशन आपको याद रखनी है कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। इसी के आधार पर अपन ने क्या बताया था, ब्लड ग्रुप के बारे में बात की थी, ठीक है, रुधिर वर्ग के बारे में बात की थी अपन ने। तो रुधिर वर्ग के बारे में बात की थी, और रुधिर वर्ग में मैंने आपको बताया था यदि मान लो किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप A है तो उसमें प्रतिजन भी क्या पाई जाएगी, सेम पाई जाएगी, यानी A ही प्रतिजन पाई जाएगी। क्यों, जैसे ब्लड ग्रुप है तो RBC भी कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड में ही प्रेजेंट है, तो RBC के ऊपर ही क्या पाए जा रहे हैं, प्रतिजन पाए जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, A है, तो उसकी प्रतिजन भी क्या होगी, A ही होगी। लेकिन उसकी प्रतिरक्षी है, एंटीबॉडी क्या होगी, B होगी। अब देखिए, इसको भी क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से होंगे, एक तो होगा एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। A पॉजिटिव और A नेगेटिव किस किस के आधार पर होता है, तो मैं इस बात को बता देता हूं आपको कि जिस व्यक्ति में RH कारक पाया जाएगा वो क्या होगा, RH पॉजिटिव, सॉरी, जिस व्यक्ति में RH कारक प्रेजेंट है और उसका ब्लड ग्रुप A होगा, यानी A प्रतिजन पाई जाएगी उसके शरीर में, तो वो कौन सा होगा, A पॉजिटिव वाला होगा। यदि किसी व्यक्ति के रुधिर में RH नेगेटिव कारक है, मतलब RH कारक है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है उसके शरीर में, तो उसको अपन A नेगेटिव कहेंगे। ऐसा ही क्या होता है, B में होता है, समान क्या पाई जाएगी, प्रतिजन पाए जाते हैं, और जबकि प्रतिरक्षी क्या होती है, विपरीत पाई जाती है।
यदि किसी व्यक्ति के शरीर में दोनों प्रतिजन है, ए है और बी है, दोनों प्रतिजन साथ साथ पाए जा रहे हैं या एक ही सतह पर दोनों पाए जा रहे हैं, तो उस ब्लड ग्रुप को अपन ए बी कहते हैं। क्या कहते हैं? ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप होगा तो उनमें प्रतिजन की कौन सी पाई जाएगी? ए बी ही पाई जाएगी। लेकिन अपन को यहाँ ध्यान रखना है कि उसकी बॉडी में एंटीबॉडी अनुपस्थित रहती है, प्रतिरक्षी अनुपस्थित रहती है। और जो है यहाँ O है, यदि जिसमें दोनों प्रतिजन नहीं पाए जाते हैं, वो कौन सा ब्लड ग्रुप प्रेजेंट करता है? O प्रेजेंट करता है। और इसमें जो है दोनों एंटीबॉडीज रहती है। अब इस टेबल के आधार पर आपकी बुक में दिया हुआ है ये टेबल, और तो वहां से आप लिख लेना इस टेबल को। अब देखिए, मैं आपको इनके आधार पर एक नोट लिखा के बताता हूं कि क्या पूछा जाता है, और इस बार भी पूछा गया है। नोट लिख के अपन को लिखना है कि ए बी जो होता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है वो सार्वत्रिक ग्राही होता है। क्या होता है? सार्वत्रिक ग्राही। तथा जो O होता है, O वाला व्यक्ति तथा O समूह वाला व्यक्ति क्या होता है? सार्वत्रिक दाता होता है। अब ये सार्वत्रिक ग्राही और सार्वत्रिक दाता क्या होता है? अब देखिए, सार्वत्रिक ग्राही का मतलब होता है कि जो ये वाला ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, ये सभी से यूनिवर्सल रिसेप्टिव की बात करते हैं। ये क्या करता है कि ये वाला जो व्यक्ति होता है, ए वाला व्यक्ति, ये सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से रुधिर ले सकता है। और जो सार्वत्रिक O वाला जो व्यक्ति होता है, वो क्या करता है? सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को O अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये सबसे लेता क्यों है और ये सबको देता क्यों है? तो देखिए, आपके पास ये सार्वत्रिक ग्राही है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ये वाला जो व्यक्ति होगा, इसकी बॉडी में प्रतिरक्षी जो है वो क्या रहेगी? अनुपस्थित रहेगी। कहने का तात्पर्य है कि इसके प्लाज्मा में प्रतिरक्षी नहीं पाई जाएगी। और जबकि इस वाले व्यक्ति में एंटीजन प्रतिजन नहीं पाए जाते हैं। तो यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ए बी व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही क्यों कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके शरीर में प्रतिरक्षी अनुपस्थित रहती है। और यदि आपको ये पूछ लिया जाए कि O वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक दाता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके शरीर में प्रतिजन अनुपस्थित होते हैं। यह बात आपको याद रखनी है। एक बात मैं आपको बता देता हूं यहां से कि क्या होता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि दो व्यक्तियों में यदि लड़ाई हो जाए खतरनाक वाली, तो क्या होता है कि उनमें बन नहीं पाती दोबारा। बन तो पाती है, बन भी जाती है, लेकिन क्या होता है कि जो पहले जैसा उनमें मिलाव था वो वाला मिलाव कभी भी नहीं रह पाता। तो ये भी ऐसा ही है कि अपने शरीर में जो प्रतिजन है ए और इसी के शरीर में प्रतिरक्षी है बी, तो ये दोनों आपस में तो मिलान कर सकते हैं क्योंकि विपरीत प्रकृति के हैं। यदि क्या हो कि ये की प्रतिजन ये वाला ही इसी में अगर एक प्रतिरक्षी जुड़ जाती है तो ये दोनों आपस में कभी भी इन दोनों का मिलाप नहीं हो सकता। आपको याद रखना है कि समान समान प्रतिजन और समान समान प्रतिरक्षी आपस में क्रिया करते हैं।
ठीक है, तो क्रिया कर कर रोग उत्पन्न करते हैं। इस वजह से इन दोनों रक्तों को आपस में कभी भी नहीं मिलाया जा सकता। कहने का तात्पर्य इन दोनों में कभी भी नहीं बनेगी। इसी के आधार पे मैं आपको एक केस बताता हूं। इसी में देखिए, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो RH जो कारक था, उस RH कारक की खोज मकाका रिसर्च नामक बंदर में की गई थी और इस RH कारक में IG या एंटी-D प्रतिरक्षी पाई जाती है। RHD कारक पाया जाता है जिसमें IgD प्रतिरक्षी पाई जाती है। ये आगे काम आएगा कि RHD जो प्रतिरक्षी होती है वो किस प्रकार काम करती है। तो मैं आपको इस RH ग्रुप के आधार पर एक क्वेश्चन बताता हूं। ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है। यदि आपके पास दोबारा अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। देखिए, अपने पास क्या है, N, कोई ही व्यक्ति है, और दूसरा है N, ये भी कोई व्यक्ति है। इसका अपने पास ब्लड ग्रुप है A और इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है अपने पास B। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि समान ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को ही अपना रुधिर दिया जा सकता है, असमान को क्यों नहीं। या फिर ऐसा भी आता है क्वेश्चन कि A ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति B ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना रुधिर क्यों नहीं दे सकता। तो देखिए क्यों नहीं दे सकता कि मान लो कि ये कोई N था और ये कोई N था। ये मान लिया जाए ये पेशेंट था, रोगी था ये कोई N, और क्या कर दिया किसी डॉक्टर ने बिना जांच किए डायरेक्ट इसको खून की जरूरत थी और इसने क्या कर दिया, इसका खून इसके अंदर चढ़ा दिया बिना जांच किए। अब बिना जांच किए इसने क्या कर दिया, इस व्यक्ति का ब्लड लेकर इस N वाले व्यक्ति में चढ़ा दिया। अब इससे तो क्या हुआ, इस रोगी से तो मतलब इस व्यक्ति से तो ब्लड निकाला गया है, अभी तो इसके अंदर डाला नहीं गया, क्या किया गया है, निकाला गया है। तो निकालने में इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये तो जीवित रहेगा वैसे। क्यों, यदि क्या है इसमें थोड़ी सी कमजोरी आ जाएगी, जैसे इसका ब्लड निकलता है तो उस अवस्था में क्या जाएगी, इसके शरीर में थोड़ी कमजोरी आ जाएगी। यदि इसके शरीर में थोड़ी कमजोरी आ जाती है तो ये तो वापस दूर हो जाएगी कमजोरी तो। लेकिन क्या हुआ, अब इस व्यक्ति का ब्लड इस व्यक्ति में चढ़ा दिया, ब्लड तो इसका तो ट्रांसफर हो गया इसमें। अब इसका इसमें ट्रांसफर हो गया तो देखिए मैं इस व्यक्ति की बात करता हूं तो इसमें प्रतिजन तो था क्या, B, और इसमें प्रतिरक्षी क्या थी, A। ठीक है, मैं यहां बात कर लेता हूं, यहां तो क्या था, इसके प्रतिजन B और यहां प्रतिरक्षी क्या थी, A। अब इसके ब्लड को तो इसकी बॉडी के अंदर डाला गया है, ये तो सारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा। तो इसका क्या था, प्रतिजन क्या था, A, और प्रतिरक्षी क्या थी, B। प्रतिरक्षी क्या थी, B। विपरीत प्रकृति थी ना इनकी। तो अब इस अवस्था में क्या होता है कि इसकी प्रतिजन और इसके प्रतिरक्षी आपस में मिल जाते हैं और आपस में मिलकर क्रिया करने लग जाते हैं। क्या करने लग गए, क्रिया करने लगे। मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे कि कभी भी जो समान प्रकृति के होंगे, मतलब प्रतिरक्षी भी वही होगा और ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति मतलब प्रतिजन भी यदि वही होगा तो दोनों के आपस में कभी भी बनेगी नहीं। तो क्या हुआ, जैसे ही ये तो इसमें पहले से ही मौजूद था, लेकिन जैसे ही क्या किया, इस प्रतिजन ने इस प्रतिरक्षी को देखा तो ये उससे लड़ने लग गया। तो क्या होता है कि अपने शरीर में रक्त वाहिनी का रख दिया,
ऐसी नलिकाकार संरचनाएं होती है जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाती है। और इन रक्त वाहिनिकाओं में क्या होता है, ब्लड बहता रहता है। अब क्या हुआ, ब्लड तो इन्हीं में जाना है ना, तो और इसमें क्या होती है, आरबीसी भी उपस्थित रहती है। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 100 ml ब्लड में लगभग 5 से 5.5 लाख आरबीसी उत्पन्न रहती है। 100 ml ब्लड में कितनी रहेगी, 5 से 5.5 लाख आरबीसी उपस्थित रहती है। तो आप आइडिया लगा सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो कि 5 लीटर ब्लड में कितनी आरबीसी उपस्थित रहेगी। तो क्या होगा, जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो उस अवस्था में क्या होता है कि इन आरबीसी का झुंड बन जाता है। क्या होगा, इस आरबीसी का रक्त वाहिनिकाओं में झुंड बन गया। अब झुंड बनकर क्या होते हैं, ये एक तरह से बबल्स बना लेते हैं, वो ठोस वाला, ठीक है, मतलब गेंद बना लेते हैं एक तरह से। जैसे यहां से इसको पूरी को ब्लॉक कर दिया, एक गांठ बना ली इन्होंने, और गांठ बना के क्या कर दिया, इस पूरे एरिया को इन्होंने ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक कर दिया, यहां आगे से ब्लड फ्लो तो होगा नहीं। अब जब ब्लड आगे फ्लो नहीं होगा तो क्या है, इसका काम तो क्या था, पंप करने का था। ये तो क्या है, जितना इसके पास आ रहा था उतना ये तो क्या करता जाएगा, पंप करता जाएगा, और यहाँ दबाव पड़ता जाएगा। और 5-10 सेकंड या 1 मिनट के अंतराल में क्या होगा, ये जो रक्त वाहिनी भी है यहाँ से फट जाएगी, और फट जाएगी, और या तो उस रोगी के शरीर में पैरालिसिस हो जाएगा उस वाले भाग में, या फिर उसकी डायरेक्ट मृत्यु रहेगी। 99% चांस रहते हैं उसकी मृत्यु होने के, ठीक है। तो ये वाले जो केस में है, ये RH कारक वाले केस में दिया गया है आपको। तो आपको क्या करना है, ये वाले के आपको एक बार अच्छी तरह से रीडिंग लगानी है। जो बुक है आपकी, उस बुक में क्या करना है, जो आपके पास जो भी इसके मक्का का रिसर्च बंदर ने ही दे रखा है, इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे गर्भ रक्ताणु कोरकता, एक बहुत खतरनाक वाला रोग है जो इसी के आधार पर लास्ट में उसमें भी रिजल्ट यही निकलता है कि क्या होगा, उसमें भी जो आरबीसी की लयता उत्पन्न हो जाएगी, आरबीसी के झुंड बन जाते हैं, और आरबीसी के झुंड बनकर क्या होगा, वो भी रक्त वाहिनिकाओं को ब्लॉक कर देता है। लेकिन क्या होता है, उस गर्भ रक्ताणु कोरकता को समझाने के लिए कम से कम अपन को एक वीडियो की जरूरत पड़ेगी, तब जाके वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इस बार का, क्योंकि जब शुरुआत थी तब जाके वो पूछा गया था गर्भ रक्ताणु कोरकता, मतलब जिस साल सिलेबस चेंज हुआ था उस साल पूछा गया था। तो अब उसके 2-3 साल हो गए उसको आए हुए, तो अब ज़्यादा चांस है इस बार आने के। तो आपको क्या करना है, पहले तो रक्त की जो है, रक्त से लगाकर और यहाँ तक के दो केस दे रखे हैं RH कारक में, एक तो ये वाला, और एक जो आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन गर्भ रक्ताणु कोरकता, इरिथ्रोब्लास्टोपोइटिस। तो उस रोग में भी आपको क्या करना है, रीडिंग लगानी है, ताकि वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप उसकी रीडिंग लगाओ एक बार, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। यदि आप वैसे ही उठ के पढ़ने लग जाओगे तो समझ में नहीं है। धन्यवाद।